आइए जानते हैं ब्रह्मांड की रचना के उस पहले पल से लेकर 14 बिलियन सालों तक के इस सफ़र को। मेरे साथ मेरा नाम है ऋषभ देव राजपूत और आज मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से स्पेस और टाइम वजूद में आया, किस तरह से यूनिवर्स वजूद में आया और किस तरह से खुद इंसान। हमें यह सब जानने के लिए समय में बहुत पीछे जाना होगा। समय को उन सूक्ष्म हिस्सों में बांटना पड़ेगा जिसे हम प्लैंक टाइम के नाम से जानते हैं। प्लैंक टाइम समय की सबसे छोटी यूनिट होती है। एक प्लैंक टाइम में 10⁻⁻43 सेकंड्स होते हैं, मतलब कि एक सेकंड में 10⁻43 प्लैंक टाइम होते हैं। चलिए चलते हैं जब पहला प्लैंक टाइम स्टार्ट हुआ और एक बड़ा सा धमाका एक बहुत छोटी सी बिंदु से उत्पन्न हुआ जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसके बारे में अभी हम नहीं जानते, लेकिन पहले सेकंड में रचना का ये दौर जितने चरणों से गुजरा है उतना अभी तक के 13.8 बिलियन सालों में नहीं गुजरा है। अगर बात करें पहले प्लैंक टाइम की, जिस समय बिग बैंग हुआ, स्पेस और टाइम का उदय हुआ, बहुत सारी ऊर्जा एक बिंदु से निकलकर स्पेस में फैलने लगी। फिर दौर शुरू हुआ कॉस्मिक इन्फ्लेशन का। बिग बैंग के 1 करोड़ प्लैंक टाइम बाद स्पेस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बहुत तेजी से फैलने लगा। ये बहुत सारी ऊर्जा से भरा हुआ था और यूनिवर्स को बहुत सारी ऊर्जा से भर देता है, जिसकी वजह से मैटर का बन पाना संभव हो पाता है। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार E=mc²। एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैटर केवल ऊर्जा का एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। हमारा यूनिवर्स अब फंडामेंटल पार्टिकल जैसे क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स के हॉट सूप से भरा हुआ है। इन्फ्लेशन हमें बताता है कि इतनी समान रूप से गैलेक्सी किस प्रकार फैली हुई है हमारे यूनिवर्स में। इन्फ्लेशन के बारे में कहा जाता है कि अगर ये एक बार शुरू हो जाता है तो ये कभी ख़त्म नहीं होता। जहाँ ये ख़त्म होता है वहाँ यह एक नए ब्रह्मांड को जन्म देता है और इस ब्रह्मांड को हम पॉकेट यूनिवर्स कहते हैं। हम भी इसी में से एक पॉकेट यूनिवर्स में रहते हैं। तो क्या इन्फ्लेशन की वजह से ऐसे कई ब्रह्मांड बने हैं? कॉस्मोलॉजी की भाषा में ऐसे कई सारे ब्रह्मांडों को हम मल्टीवर्स कहते हैं। और हैरत की बात तो ये है कि बहुत सारे कॉस्मोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि मल्टीवर्स जरूर होने चाहिए। इन्फ्लेशन के दौरान ग्रेविटेशनल तथा डेंसिटी वेव्स का जन्म होता है जो हमारे यूनिवर्स में फैल जाते हैं। ये ग्रेविटेशनल रिपल्सन्स स्पेस को बहुत तेजी से स्ट्रेच करते हैं, प्रकाश की गति से अरबों खरबों गुना ज़्यादा तेजी से। यहाँ हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर पैदा होता है कि आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी लॉ के हिसाब से यूनिवर्स की कोई भी चीज़ प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती है, तो यहाँ आइंस्टीन के नियम काम नहीं करते हैं। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। यहाँ दो चीज़ों के बीच स्पेस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से ऐसा संभव हो पाता है। अब जब यूनिवर्स फैलता है तब यही ग्रेविटी रेपल करने की जगह अट्रैक्ट करने लगता है और यही बल बिग बैंग के बाद पहला बल होता है जो अस्तित्व में आता है। यही शक्ति मैटर की मदद से सितारे, गैलेक्सी और प्लेनेट बनाने में अहम भूमिका निभाती है। अब हम समय के उस चरण में पहुंच चुके हैं जब इन्फ्लेशन खत्म हो चुका है, मतलब 10⁻37 प्लैंक टाइम बाद। इस समय यूनिवर्स का तापमान 10⁻13 डिग्री सेंटीग्रेड है। ब्रह्मांड फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। यह हमारे यूनिवर्स के सबसे ताकतवर बल के उदय होने की। यूनिवर्स के फैलने के साथ साथ ये ठंडा होता जाता है और इसी समय अस्तित्व में आता है
न्यूक्लियर फोर्स। ये बल क्वार्क्स को कंबाइन करता है 3-3 के पेयर में और बनाता है प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स को फ्यूजन की मदद से। अगर बात करें डार्क मैटर की, तो कॉस्मोलॉजिस्ट का ये कहना है कि इस समय ऑर्डिनरी मैटर पार्टिकल्स जुड़ते हैं तथा डार्क मैटर पार्टिकल्स स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इन डार्क मैटर के स्ट्रक्चर्स में धीरे धीरे मैटर जमा होता रहता है और बाद में ग्रेविटी की हेल्प से ये गैलेक्सीज बनाते हैं। रचना के दौर का सबसे पहला महत्वपूर्ण सेकंड अब खत्म हो रहा है और दो नई शक्तियों का इस समय उदय होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी वजह से तारे चमकते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से एटम का बन पाना संभव हो पाता है। पहले सेकंड के अंत के बाद जब मैटर बना तो इसका एक अनर्थकारी जुड़वा भी बना, जिसे हम एंटी मैटर कहते हैं। जब भी मैटर और एंटी मैटर को एक साथ लाते हैं तो एक भयानक विस्फोट के साथ ये दोनों खत्म हो जाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा पैदा होती है। इस प्रोसेस को हम एनिहिलेशन कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में दोनों मिलते हैं तो दोनों खत्म हो जाते हैं और दो गामा रेज बनती हैं। न जाने क्यों इस लड़ाई में मैटर की जीत हुई और आज जिस यूनिवर्स को हम देखते हैं वो वजूद में आया केवल बचे हुए मैटर के एक छोटे भाग से। रचना का वो सबसे महत्वपूर्ण सेकंड खत्म हो चुका है और अब हम समय में आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग के 3 मिनट बाद, जब यूनिवर्स का तापमान 10⁹ डिग्री सेंटीग्रेड है, इस समय फ्यूजन का अंत हो जाता है और यूनिवर्स के पहले न्यूक्लियस बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये पहले न्यूक्लियस हाइड्रोजन तथा हीलियम के बनते हैं। अभी भी हमारा यूनिवर्स बहुत गर्म है। सारा स्पेस केवल एक घने सुपर हॉट फॉग से भरा हुआ है। अब हम रचना के उस दौर में आ गए हैं जब पहली बार न्यूट्रल एटम बना। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद तब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ने बाउंड कर दिया और यूनिवर्स का पहला सबसे सिंपल एटम हाइड्रोजन बना और जो भी फॉग क्लाउड्स थे वो सारे बादल साफ हो गए। तब से प्रकाश बिना रुके चल रहा है। अगर हम बात करें कि शुरुआत में जब हमारा यूनिवर्स केवल रोशनी का एक बड़ा सा गोला था, तब ये मासलेस पार्टिकल से भरा रहता था। हिग्स फील्ड की वजह से मासलेस पार्टिकल्स में मास का होना संभव हुआ है। जितनी देर कोई भी पार्टिकल हिग्स फील्ड या हिग्स बोसॉन के कांटेक्ट में होगा, उस पार्टिकल के पास उतना ही मास आ जाएगा। इस समय हमें ब्रह्मांड का पहला ब्लूप्रिंट मिला, जिसको हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का इतना समान रूप से फैला होना हमें बताता है कि गैलेक्सी किस तरीके से समान रूप से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यूनिवर्स फैल रहा है, बैकग्राउंड रेडिएशन रेड शिफ्ट हो रहे हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ ऊर्जा कम हो रही है और ब्रह्मांड ठंडा तथा अंधकारमय हो रहा है। यहाँ ऑर्डिनरी मैटर पार्टिकल्स उन स्ट्रक्चर्स में जमा होने लगे हैं जिनको डार्क मैटर ने बनाया है और इस एरा को हम डार्क एज बोलते हैं। ये डार्क एजेस 1 बिलियन साल तक चले, जब तक कि पहला स्टार वजूद में नहीं आया। 1 बिलियन साल बाद ब्रह्मांड का फैलाव जारी है और यूनिवर्स का तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया है। मतलब ब्रह्मांड ठंडा होने लगा है। गैसेस के छोटे छोटे क्लम्प मर्ज हो रहे हैं और बड़े ग्रेविटेशनल बाउंड स्ट्रक्चर बने। इस गुरुत्वीय बल तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल ने बहुत डेंस कोर का निर्माण किया
और फ्यूजन की शुरुआत करवाई, जिसकी वजह से पहली स्टार लाइन पैदा हुई। अगर हम बात करें स्टार्स की, तो फर्स्ट जनरेशन स्टार्स को हम पॉपुलेशन थर्ड स्टार बोलते हैं, जिसमें बहुत हल्के एलिमेंट मिलते हैं जब ये एक्सप्लोड होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और कार्बन। ओल्ड मेटल पुअर स्टार्स को हम पॉपुलेशन सेकंड स्टार बोलते हैं, जिसमें हमें एक्सप्लोजन के बाद कॉपर जैसे भारी एलिमेंट मिलते हैं। और यंग मेटल रिच स्टार्स को हम पॉपुलेशन फर्स्ट स्टार बोलते हैं, जिससे हमारी गैलेक्सी भरी हुई है। इन स्टार लाइन की मर्जर से प्रोटो गैलेक्सी बनती हैं और इन प्रोटो गैलेक्सी के मर्ज होकर गैलेक्सी बनती हैं तथा गैलेक्सी के मर्ज होने पर गैलेक्सी क्लस्टर बनते हैं। अगर हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम की, तो ये 4.5 बिलियन साल पहले वजूद में आया। ये मिल्की वे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। केवल 100 बिलियन सितारों में से एक। ऐसे 100 बिलियन सितारे हमारी आकाशगंगा में हैं और ऐसी 100 बिलियन गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में हैं। तो ये था आज जहां हम हैं वहां तक का सफ़र। एक छोटे बिंदु से यूनिवर्स बनना और उस यूनिवर्स में जीवन पनपना। यूनिवर्स तथा सभ्यताओं का फैलाव समय के साथ चलता रहेगा। कुछ सवालों के जवाब हमने ढूंढ लिए हैं और कुछ सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश में हैं। समय के साथ उन सवालों का जवाब भी हमारे कॉस्मोलॉजिस्ट ढूंढ ही लेंगे।